तिलापिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और आज मैं मौजूद हूँ ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की केंजर लेक के ऊपर। ये वही जगह है जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर केजिस की, फ्रेश वाटर केजिस की इंस्टॉलेशन और मेकिंग का प्रोसीजर बताया था। लेकिन आज जब हम इसके 2 महीने बाद मौजूद हैं तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास फीड, ग्रास फिश, तिलापिया और पैगासी जो है वो स्टॉक हो चुकी है और ये अभी अपने जो है वो फार्मिंग के अमल में मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये तमाम व्यू और इसके जितने भी हमारे ये केजिस है इसकी जो है वो अच्छे तरीके से इसका व्यू दिखाऊँ। और ये टोटल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 5 और 5 इसके पैरेलल 10 केजिस यहाँ पर मौजूद है। और एक जो ये हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का शेडेड आपको नज़र आ रहा है, ये हमने एक वेयर हाउस बनाया हुआ है जो फीडिंग वेयर हाउस कहलाता है। ये बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है वो एक्सेस जो है वो हमारे लेबर के लिए आसान रहे और जो 24 आवर्स यहाँ पर जो मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है वो ईज़िली जो है वो फिश को जो है वो फीड करा सके। लेकिन मैं बात करूँगा इन केजिस की और जो इस स्ट्रक्चर की, तो ये एक वेरी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो कि लोकली फैब्रिकेटेड है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये सामने आपको ये नॉर्मल पाइप्स लगे हुए हैं इसके अंदर और ये नॉर्मली ड्रम्स हैं जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है। ये इतना लो कॉस्ट है इसकी कि आप इसको इजीली जो है वो किसी भी जो है वो टेक्नीशियन से जो है मेक करवा सकते हैं। और केंजर लेक के ऊपर ये इस वक्त मौजूद है। अगर आपके पास कोई इसी तरीके से रिसोर्स है, कोई झील का या कोई इस तरीके से जहाँ पर आपकी डेप्थ जो है वो हमारे टेक्निकल बता देंगे, टेक्निकल स्टाफ कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर ये इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर आपको जो है वो इरेशन की और इसकी जो वाटर एक्सचेंज जो हम पॉन्ड्स के अंदर करते हैं वो ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल जो मैंने अपनी लर्निंग की है, इसमें नेट जो है वो आपने देखनी है कि आपने कौन सी नेट यूज़ करनी है। फिश स्टॉकिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त यहाँ पर तिलापिया, ग्रास और पंगासिस स्टॉक है। इनकी क्या फीडिंग हैबिट है या इनका फार्मिंग का साइकिल जो है वो कितना होता है, इसकी कितनी अरसे में कितनी ग्रोथ होती है, इनकी फीडिंग हम कितने एक दिन के अंदर कितने टाइम पे दी जाती है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, ये हमारे यहाँ पर मौजूद है हबीबुल हसन वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी रिव्यू दे दूँ कि इसकी क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्सपर्टीज कितनी है और इसके पर कितना काम हो रहा है। सिंध के अलावा अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब के अंदर ये सैकड़ों की तादाद के अंदर पंजाब फिशरीज या दूसरे डिपार्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस पर काम कर रहा है। और उन्होंने वहाँ पर जैसे डैम वगैरह मौजूद होते हैं, कुछ नहरें होती हैं जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो उन्होंने वहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन इसकी शुरू कर दी है, फार्मिंग हो रही है और वहाँ से बाकायदा जो है वो क्रॉप भी निकाली जा रही है। लेकिन क्योंकि सिंध इस हवाले से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि यही चीज़ जो है वो आगे पुश कर जाएगी। और FDB जो एक मिनिस्ट्री और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसने ये एक इनिशिएट लिया है और ये आप देख रहे हैं उन्हीं का गवर्नमेंट का इदारा है, उसने ये एक इनिशिएट लिया है और ये आप देख रहे हैं उन्हीं का जो है प्रोजेक्ट है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल जो है वो स्टोरी बनने के लिए जा रही है और इसमें जो है मोर्टेलिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि एक नेचुरल एनवायरनमेंट आपने फिश को दे दी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना इरेशन की ज़रूरत है, ना वाटर एक्सचेंज करना, आपने एक नॉर्मल लेबर लेके और इसमें जो है वो यहाँ पर उसकी फीडिंग मॉनिटरिंग आपने करनी है, उनकी जो है वो आपने एवरेज वेट लेना है टाइम टू टाइम। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं जो है वो हमारे जो फील्ड रिसर्च ऑफिसर यहाँ पर जो इसको 24 आवर जो है वो इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, FDB के जो फील्ड रिसर्च ऑफिसर हैं मिस्टर हबीबुल हसन, वो आए और आपको जो है वो इस हवाले से इसकी फीडिंग हैबिट इस फिश की और जो इन्होंने स्टॉकिंग की है वो और जो इनका जो साइकिल है कि कितने अरसे में इसकी कितनी ग्रोथ होती है और कितना प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है, तो वो आपको इसके हवाले से डिटेल में बताएं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा और हबीब साहब की तरफ आपको मूव करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I am Habibul Hassan, Field Research Officer, Fishery Development Board, Ministry of National Port Security and Research, Government of Pakistan। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा डे बाय डे वाइल्ड स्टॉक या फिशेस और डिक्लाइन हो रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो हमारा जो वाइल्ड स्टॉक है ख्वा रिवर में है, ओशन में है और डिक्लाइन हो रहे हैं। और साथ साथ हम किस वजह से डिक्लाइन होते हैं, हम किस वजह से वो डिक्लाइन हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ओपन सी में लोग जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, छोटे सीड से लेकर उसका हैबिटेट बिल्कुल डिक्लाइन करते हैं। और जो कमर्शियल फिशेज़ है, हमारा जो फॉर एग्जांपल सुआ फिश है जो पर केजी 60,000 से अबाव है, तकरीबन आपकी 10 मछली जो है वो 1 करोड़
इतना मार्केट बनाता है। तो उसके पीछे जितने भी एक मछली कमर्शियल वैल्यू रखते हैं इसके पीछे लोग लग जाते हैं। ख्वा हमारा वाइट पॉपलेट्स है या उसके ब्लैक पॉपलेट्स है, रेड स्नैपर है, ग्रोपर्स है, साथ साथ रेड स्नैपर है, इंडियन मैकरेल है, जितने भी कमर्शियल फिशेस है जिसके वैल्यू इतना जितना ज़्यादा होते हैं कमर्शियल वैल्यू इतना लोग उसके पीछे लग जाते हैं और इसके पकड़ने में या उसको कैप्चर करने में मुसलसल कोशिश में लगे रहते हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारा जो मेन टारगेट है हम अपना जो ओशन है वो बर्बाद करते हैं, डिक्लाइन करते हैं और साथ साथ जो है हम अपनी स्पीशीज़ को जो कमर्शियल फिशेस है वो इस तक थ्रेटने की तरफ या एंडेंजर की तरफ पहुंचा है और कुछ ऐसे मछली भी है फिशेस है जो बिल्कुल एक्सटेंड किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। मुझे थोड़ा डिस्कस करना है अब वो क्या करना है। एक क्वेश्चन है कि क्या हम अगर वाइल्ड स्टॉक को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, हम रिवर्स की फिश को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अल्टरनेटिव सोर्स जो है एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर की बेस पे जो कमर्शियल मेरीन केज कल्चर सिस्टम है या फ्रेश वाटर केज कल्चर सिस्टम है इसकी वजह से हम या हिचरी सिस्टम है इसकी वजह से हम अपना वाइल्ड स्टॉक को प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकते हैं। साथ साथ हम उस स्पीशीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं ब्रीडिंग के ज़रिए, हिचरी के ज़रिए कि वो हमारा एक्सटेंशन या थ्रेटनिंग कंडीशन में है, बिल्कुल ख़तरे में है, एंडेंजर कंडीशन में है, हम उस हिचरी के ज़रिए दोबारा उसको ब्रीड करके रिस्टोर करते हैं। अगर हम एक दो मछली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हम इस हवाले से डिस्कस करते हैं मज़ीद एक्वाकल्चर के बारे में, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर के ज़रिए हम इस स्पीशीज़ को हम जो हमारा कमर्शियल फिशेस को हम उसको सिर्फ कंजर्व भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं और साथ साथ जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा जो है उसी वजह से पूरा होगा। और साथ हमारा बिजनेस जो पॉइंट्स है, बिजनेस मतलब कारोबारी हवाले से अगर हम उसको बात करें, अगर इस टेक्नोलॉजी को हम प्रोमोट्स करें तो हमारा जो वाइल्ड स्टॉक भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और हमें पैसे ही पैसे हम लोग जो है तकरीबन अगर इस कमर्शियल फिशेस को कल्चर करें, सही तरीके से ब्रीड करें तो वो मिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो एक साल 6 महीने सालों में कमा सकते हैं। तो मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने केज कल्चर टेक्नोलॉजी और साथ साथ डॉम बलूचिस्तान में मेरीन हेचरी और फ्रेश वाटर केजेस ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्टार्ट किया है, कुछ इंस्टॉलेशन भी किया है और हेचरीज प्लान भी किया है। हमारा मकसद भी ये है कि हम इस कमर्शियल फिशेस को यहाँ ब्रीड करवाएं और हमारा जो कमर्शियल फिशेज है एशियन सी बास जो बिल्कुल कमर्शियल वैल्यू रखते हैं, फ्रेश वाटर में भी हम रेयर कर सकते हैं, मेरीन में भी कर सकते हैं, ऐसे स्पीशीज़ को हम लाए और उसको कल्चर करें, उसका तकरीबन 60 kg तक ऊपर इतना मैक्सिमम ग्रोथ है, इतना वेट उसका बढ़ जाता है। तो इसी कमर्शियल स्पीशीज़ जो हम पूरी दुनिया में देखे लोग उसको कल्चर करते हैं, रेयर करते हैं और साथ साथ जो है एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसी वजह से पूरा करते हैं। तो हमारा जो आजकल हालात है डे बाय डे हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ख़त्म हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपना कमर्शियल एक्वाकल्चर को उसको प्रमोट करें और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इसी वजह से पूरा करें। ये सारी ग्रो आउट नेट है। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं ये होल मछली की साइज़ के हिसाब से होते हैं। सपोज अगर आप मछली 4 इंच की डाल रहे हो, 5 इंच की डाल रहे हो तो उसके लिए 1-1.5 इंच का होल काफ़ी है। अगर आप इसके ज़्यादा ऊपर बड़ी मछली रख रहे हो तो फिर होल की साइज़ आप बढ़ा सकते हो। अगर आप मछली छोटी रख रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था नर्सिंग नेट किया, तो नर्सिंग नेट में ये होल बिल्कुल 0 साइज़ का होता है। इसकी जो साइज़ है वो बिल्कुल 0 होती है, छोटी होती है, ताकि ये मछली इधर से होल से स्किप ना हो सके। तो इस वजह से ये होल मछली की साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा किया जाता है। तो ये इसको ग्राउंड नेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं ब्लाइंड नेट। ये ब्लाइंड नेट है बेसिकली। ये ब्लाइंड नेट हम लोग नीचे लगाते हैं, कोई 1.5-2 फुट की लगाते हैं जाली। वो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि तिलापिया जो है बेसिकली सरफेस फीडर है, तो वो ऊपर आके यानी कि मछली फीड करती है। तो ये इस वजह से हम लोग इसको लगाते हैं ताकि जो फ्लोटिंग फीड डालते हैं तो इस वजह से ताकि वो फ्लोटिंग फीड बाहर ना जा सके, तो वो इस वजह से लगाते हैं ताकि ये यानी कि ये आप देख रहे हो तो इसकी जाली जो है साइज़ वो बिल्कुल 0 वाली है, तो इससे जो फीड पास नहीं हो सकती, फीड बाहर नहीं जा सकती। तो इस वजह से हम लोग लगाते हो ताकि ऊपर इस वजह से लगाते हैं ताकि ये जो इसको नेचुरल एनवायरनमेंट
आप ये फीड डाल रहा है लड़का, ये मछली ऊपर आके तिलापिया फीड भी कर रही है। तो ये बेसिकली सरफेस फीडर है, ऊपर आके फीड खाती है। तो ये तिलापिया हम लोगों ने इधर स्टॉक की हुई है। तिलापिया को डेली 2 टाइम हम फीड करवाते हैं, दिन में सुबह को और शाम को 2 टाइम फीड करते हैं। इसकी बेसिकली मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से करते हैं ताकि ये जाली जो है, जाली का वो यानी कि जो गंद कचरा है वो सारा साफ़ हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए। ये हमारा एक ऑफिसर है मिस्टर हबीब, ये आपको बताएगा कि बेसिकली ये इस वक्त केज कल्चर की जो भी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें कर रहा है, इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी हर केज में क्या रखी है इन्होंने, और इसकी जो केज की साइज़ है वो साइज़ क्या है केज की, और इसमें मछली अगर मैंने आपको पहले बताया कि 3 वैरायटीज़ हम रख रहे हैं, तो तीनों वैरायटी अलग अलग स्पीशीज़ है, अलग अलग हैबिटाट है उनकी, तो उसको हम लोग उस हिसाब से स्टॉक करते हैं। तो मिस्टर अभी बताएंगे हमें कि इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी कौन कौन सी मछली की कितनी रखी है, और साथ में इसकी आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, वो प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बताएंगे, फीडिंग प्रोटोकॉल बताएंगे, और साथ में वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो हम लोग लेते हैं डेली बेसिस पे, माइनर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और उसकी रेंजेस क्या होनी चाहिए, ये आपको मिस्टर अभी बताएंगे। बताइए कटे था। जैसे मैंने आपको केज के मटेरियल के बारे में बताया था, तो एक चीज़ रह गई थी ये आपको अगर कैमरा में दिखा सके कि ये जो ऊपर जाली आपको नज़र आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कवर नेट। कवर नेट उसको बोलते हैं। ये हम लोग इस वजह से लगाते हैं कवर नेट, ताकि जो ऊपर से जो बर्ड्स आते हैं वो प्रीडेट ना करें, क्योंकि आपको पता है इसका अगर ऊपर से सरफेस खुला हुआ होगा तो ऊपर से आके बर्ड्स उसको प्रीडेट करेंगे, दूसरे जानवर जो भी हैं वो प्रीडेशन करेंगे। तो इस वजह से हम लोग ये कवर नेट लगाते हैं ताकि जो अंदर वाली मछली है वो सेफ रहे, वो प्रीडेशन ना हो उसकी। और तीसरा, इसमें हम लोग एक नीचे वज़न डालते हैं ताकि ये जो इसके अंदर जाली लगी हुई है वो जाली नीचे, यानी कि वो जो इसका बेस है वो उसका फिक्स रहे, ताकि जाली ऊपर ना आए, क्योंकि वाटर करंट होता है। तो वाटर करंट के हिसाब से अगर वो आप नीचे से अगर वज़न वेट नहीं डालेंगे तो ये जाली ऊपर आ जाएगी और मछली भी ऊपर आ जाएगी साथ साथ। तो मैं इसको मुराद को बोलूँगा कि ये आपको दिखाएगा कि इसके हम लोगों ने अंदर वेट कौन से लगाए हैं। तो मैं मुराद वेट दिखाओ इसका। थोड़ा फोकस थोड़ा कन्या थी सीने में। अच्छा, ये हम लोगों ने नीचे से इसको वेट हमने लगाया है ताकि ये जो जाली है, जाले के जो कोना है वो नीचे इसका यानी कि वज़न के हिसाब से नीचे बैठा रहे, ताकि ये जाली ऊपर ना आए। इस वजह से हम लोगों ने ये इसका वज़न लगाया है। अच्छा, ये वज़न आप इस साइड से ऊपर वाली साइड से भी लगा सकते हो। ये एक RCC का ब्लॉक बना हुआ है, इसका हम लोगों ने वज़न लगाया है, वज़न दिया हुआ है। पर साथ ही साथ आप इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रिक जो पाइप होते हैं उसका भी आप फ्रेम लगा के बना के, तो उसका भी आप यानी कि चारों साइड से एक फ्रेम बना के वो आप फिक्स कर सकते हो, उससे भी जाली नीचे बैठ जाती है। तो ये इसका बेसिकली वज़न है। और दूसरा, हम लोग वायर लगाते हैं, इसके वायर के भी वज़न लगाते हैं। वो आपको अगर सामने नज़र आ रहा हो, वो सामने जो एक बड़ा रस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये भी हम लोग लगाते हैं ताकि बीच जो केज फ्लोट कर रहा है, ताकि केज को ये वज़न इसको रोके रखे, एक ही जगह पे ये रुकता रहे। अगर ये एक फ्लोटिंग केज है, ये हम लोग इसका जो वज़न बाहर निकाल के वेट बाहर निकाल के इसको हम लोग किसी और जगह पे मूव भी कर सकते हैं। ये अभी लड़का फीड डाल रहा है, ये अभी मछली को फीड डाल रहा है। ये देख रहे हैं आप, तिलापिया मछली जो फीड भी खा रही है, तो बेसिकली ये फीड भी खा सकती है। जैसे आपको अभी भी ने बताया कि इसकी जो केज की साइज़ है, वो केज की साइज़ बेसिकली 3 मीटर बाय 3 मीटर बाय 6 मीटर है। तो इसका जो साइज़ है यानी कि वो उसके 3 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि इसकी ये जो 1 केज की साइज़ है। तो इसमें जो स्टॉकिंग हम लोग मछली की करते हैं वो पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से करते हैं। अगर तिलापिया आप डाल रहे हो तो तिलापिया रिकमेंडेड है कि 30 से 80 दाने पर क्यूबिक मीटर आप स्टॉक कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन योर मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी आप उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो। जितनी ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर रखेंगे उतनी ज़्यादा इसको केयर करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा इसको फीड रिक्वायर होगी, उतनी ज़्यादा इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, उतनी ज़्यादा इसको यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये उस हिसाब से आप स्टॉकिंग डेंसिटी इसकी रखते हो। तो ये इसका सारा कंपोनेंट था। आगे आप ये सामने आपको एक नज़र आ रहा है, ये रूम हमने बनाया हुआ है इधर। ये एक स्टोरेज रूम है। स्टोरेज रूम का मकसद ये होता है कि देखिए आप, ये वाटर एक नेचुरल वाटर बॉडी में हमने केज लगाया हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग
बाहर से रोज़ाना बेसिस पे चीज़ें लेके आएंगे तो उसके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने स्टोर इधर बनाया हुआ है ऑलरेडी, ताकि हम लोग जो फीड है वो फीड इसकी हम लोग इधर ही स्टॉक करते हैं। वो प्रॉपर जो टाइम होता है इसकी, दिन में 2 टाइम हम फीड करवाते हैं, तो इधर से हम लोग फीड लेके इसको डाल देते हैं। या तो छोटी छोटी चीज़ें जो डेली रोज़ाना बेसिस पे हमें चाहिए होती है तो वो भी हम लोग इधर रख लेते हैं, ताकि वो इधर से हम लोग उठाने में आसानी हो, ज़्यादा उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये स्टोरेज रूम है, और इधर आप किसी ना किसी, अगर जो आपका जो बंदा इधर रह रहा है, जो चौकीदार है, वो भी इधर आके आपके इसके इधर बैठ के इधर यानी कि रह के इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो बेसिकली ये जो नेचुरल वाटर रिसोर्स में आपने रखी है चीज़ें, इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर फीडिंग मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, ये आप देखें, मैं आपको छोटा सा मिसाल दूंगा कि हम लोग एक ट्रेडिशनल फार्मर थे। बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी ज़मींदार के पास, किसी लैंडलॉर्ड के पास अगर 2-4 एकड़ की ज़मीन होती है तो वो वहाँ पे जाके एक खड्डा खोद के पॉन्ड बना के वो मछली वहाँ पे कल्चर करते हैं। पर जिसके पास अगर ज़मीन मौजूद नहीं है तो वो इस केज कल्चर टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ पे मैं आपको थोड़ा मिसाल देता चलूँ कि जो पॉन्ड फार्मिंग है, वहाँ पे हम लोग 1 एकड़ में सिर्फ 1000 दाना मछली का डालते हैं। अगर आप उसकी बनस्बत आप केज फार्मिंग को अगर देखोगे आप, तो 1 एकड़ में आप बहुत सारे केजेस भी लगा सकते हो। उसमें एक केज में आप 3000 दाने भी 3000 से उससे ज़्यादा भी दाने डाल सकते हो। तो आपकी जो 1 एकड़ की प्रोडक्शन है वहाँ पे ये आपकी 10 पॉन्ड केजेस की प्रोडक्शन आपकी 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपका ये प्रॉफिट यानी कि एक ही एरिया से ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे आप 1 एकड़ से अगर आप मछली पाल रहे हो, उसको सपोज आपने 1000 दाना डाला है, अगर 10% या 20% मोर्टेलिटी डाली आपने, 1 केजी का आपने हिसाब लगाया है कि मैंने 1 केजी का आखिर में जाके वो दाना निकालना है, तो 1 केजी जाके 800 केजी आप 1 एकड़ से निकाल सकते हो। इधर आपने 3000 दाना सिर्फ 1 केज में डाला है, 10 केजेस में आप 30,000 दाना डाल रहे हो। तो अगर 20% मोर्टेलिटी भी लगाई जाए तो आप यानी आप हिसाब लगाओ कि कहाँ पे आपकी जाके वैल्यूएशन पैसे की बनेगी। तो आप एक ही छोटी सी एरिया से ह्यूज स्टॉक इंटेंसिटी रख के उसको ह्यूज उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और ये ऐसी मछली है जो आप बड़ी आसानी से इधर से केज करके हार्वेस्टिंग करके, इसमें सिर्फ सिंपल सा एक काम है, आपने एक ही जगह से एक ही साइड से जाली निकालनी है। जाली निकाल के आपने किसी स्कूप ब्लेड से ये जाली मछली निकाल के आपके पास बोट बाहर खड़ी हुई है, आपने सारा हार्वेस्ट कर लिया बच्चा बड़ी आसानी से, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है, और आपने मार्केट में लेके जाके आप इसको बड़ी आसानी से सेल आउट कर सकते हो। तो इसका बड़ा वैल्यू भी है, मार्केट में इसकी डिमांड भी है। और तिलापिया और पंगेशियस हो या ग्रास हो, ये बड़ी आसानी से मार्केट में एक अच्छे दाम में बिक भी जाती है। तो ये बनिस्बत जो पॉन्ड फार्मिंग है उससे काफ़ी ये इजी फार्मिंग भी है, इसकी इजी मैनेजमेंट भी है, और एक छोटी सी एरिया से आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। मैं जो आपको फीड का बता रहा था कि फ़ीड हम लोग डालते हैं, केज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक फ़ीड है, हम लोगों ने कराची से फ़ीड मंगाई हुई है। तो ये एक तिलापिया के लिए हम लोग फ्लोटिंग फ़ीड यूज़ करते हैं। ये फ्लोटिंग फ़ीड है, ये तिलापिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तिलापिया को हम लोग 2 टाइम फ़ीड करवाते हैं, सुबह और शाम को। और ये आपको एक ग्रास नज़र आ रही है, ये इसको हम लोग बोलते हैं साइलेज। ये साइलेज है, ये हम लोग ग्रास जो मछली है उसको हम लोग ये साइलेज खिलाते हैं। और ये बड़ा शौक से साइलेज ग्रास खाती है और बड़ी आसानी से इसकी ग्रोथ हो जाती है। और ये बड़ा मार्केट से सस्ता भी मिलता है, आसानी से मिल भी जाता है, और फीड की ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती। तो आप आराम से इसको ग्रास को खिला के एक नॉमिनल यानी कि फीड की यानी कि इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ी अच्छी से तरीके से इसको ग्रास को भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों फीड हम लोग इस वक्त ट्रायल यूज़ कर रहे हैं। और साथ में ये आपको स्टोरेज रूम नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इस स्टोरेज रूम में हम लोग फीड भी स्टोर करते हैं। फीड भी हम लोग 2-3 दिन की फीड भी हम लोग इधर ला के रखते हैं, ताकि हम लोगों को बार बार फीड बाहर से लाना ना पड़े, साइड से ना लाना पड़े, इधर ही हम लोग रखें। इधर से हम लोग फीड उठा के यानी कि केजेस के ऊपर मछली को दें। और साथ में ये एक स्टोर रूम इस वजह से भी है, ताकि अगर डेली रोज़मर्रा पे जो हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं तो वो भी हम लोग इधर रखते हैं, और इधर से उठा
आके हम लोग वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और कोई भी अगर हमारा जो लेबर है जो मॉनिटरिंग के लिए हमने रखा हुआ है चौकीदार है, तो हम लोग वो भी इधर आके बैठ के बड़ी आसान तरीके से मॉनिटरिंग केज की कर सकता है। शुक्रिया।